तुम्हारे पास एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, और वो ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तुमसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। सो इट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट 16 16 9। सो इट इज ओवरऑल अंडर रूट 41। आंसर मैच किया नहीं मैच किया उतना सोचना नहीं, एकदम सही है, कोई इशू नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा a इक्वल्स टू 3i कैप माइनस a इक्वल्स टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 5i कैप माइनस j कैप प्लस 9k कैप। 5i कैप माइनस j कैप प्लस 9k कैप। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। पहले तो आप a प्लस b निकाल लें। 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 16k कैप। अब डायरेक्शन कोसाइन में यहाँ ये मेंशन नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन में यहाँ ये मेंशन नहीं है कि आपको किसके साथ लेना है। तो चलिए हम लोग x एक्सिस के साथ लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा। आपको याद होगा x कंपोनेंट बाय टोटल, सही है ना। अच्छा, इसको एक नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे ना रिजल्टेंट का x बाय रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का x है 8 और पूरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। सो इट इज 8 अंडर रूट 64 प्लस 4 एंड 256। So it is 8 by under root 326 326 के 336 324 यही होगा। हाँ, अब इसमें आप कोई इशू नहीं, वहां 336 लिखा हुआ है, ये सब कोई टेंशन नहीं है, ये सब सही है। इन सब में देखो होता क्या है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है। जो लोग डीपीपी का आंसर बनाए उनका कैलकुलेशन मिस्टेक, आप में कोई दिक्कत नहीं, एकदम 100% है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 60 किलोमीटर पर आवर इज 30 किलोमीटर पर आवर। द अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज, देखो अगर कोई वेक्टर का एक कंपोनेंट ax i कैप और दूसरा कंपोनेंट ay j कैप है, तो क्या हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से जाना कि कोई 60 किलोमीटर पर आवर का वेक्टर है और उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 30 है, दूसरा निकालना है। चलो भाई ay निकालना है, ये रूट को इधर कर लो। 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये हो गया 3600 माइनस 900 इज ay का स्क्वायर। सो इट इज 2700 इज ay का स्क्वायर। सो ay इज द अनदर कंपोनेंट व्हिच इज अंडर रूट 2700। देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। आगे 11, the resultant of two forces each p acting at an angle theta is, क्या तो लास्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े थे ना। रिजल्टेंट इज अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और cos थीटा। क्वेश्चन कहता है कि रिजल्टेंट निकालिए जबकि दोनों फोर्सेस बराबर है। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू cos थीटा अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा अंडर रूट 2p स्क्वायर को कॉमन ले लो 1 प्लस cos थीटा। कोई बताएगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला? कोई बताएगा ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला? देखो भाई
1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। चलिए इसको यहाँ पुट कर ले। द रिजल्टेंट इज अंडर रूट 2p स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 और 2 का स्क्वायर रूट 2, p स्क्वायर का p और cos स्क्वायर, सो ओवरऑल योर आंसर इज 2p cos थीटा बाई 2। है कोई बी वाला? नोट करो इतना, फिर और आगे बताते हैं। फटाफट नोट करो। सर डीपीपी कब सबमिट करना है? आप करते रहिए ना। देखिए आप ये सब डाउट भेजते रहिएगा, डेली हम लोग 5-5, 6-6 क्वेश्चन करते जाएंगे। आप धीरे धीरे बनाते रहिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है। जब आप डाउट भेजते जाइएगा ना तो अच्छा होगा ना। अभी देखो कुछ क्वेश्चन बता देते हैं तो आपको पता चलता है ना कि जो हम लोग पढ़े वो यूज कैसे हो रहा है। वैसे आइडियल क्या है ना कि 2-3 क्लास हो जाए उसके बाद बनाने का कोशिश करो। तो अब इसलिए आपका वेक्टर पे 2-3 क्लास हो ही चुका है, बनाइए। उसमें से कुछ ऐसा होगा जो आप पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं तो हम लोग करेंगे। अभी देखो इससे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये हम लोग पढ़े नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। और एक लास्ट वाला है, तुरंत तुम खुद उसे बना लेगा। एक बार क्या करना, ए और बी रखना और यहाँ पे cos 90 करना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये तुम खुद से बना लेगा। तुम देखो 25 नंबर। एक बार रिजल्टेंट हम लोग रखेंगे 5 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 वाला टर्म तो आप जानते हैं ये 0 होता है, तो 5 इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। चलो भाई इसका मतलब आप 25 लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में बोला है कि अगर उनके बीच का एंगल 120 हो जाए नया, तो क्या लिखेंगे, रूट 13 इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। फिर से ये वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझा क्या? कर लोगे ना? अगला है द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस shown in figure is a force of 10 Newton parallel to given force through R. What is the value of P and R? ये टॉर्क पे बेस्ट क्वेश्चन है। टॉर्क जब आपको रोटेशनल पढ़ाएंगे तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। उसको आप मूवमेंट करके छोटे लोअर क्लास में पढ़े होंगे मूवमेंट। तो अगर आप लोअर क्लास से नहीं बना पा रहे तो वेट कीजिए, हम आपको टॉर्क जब पढ़ाएंगे तब ये क्वेश्चन आएगा। और विनायक समझ गया ना क्वेश्चन आपका? यस। देखिए हम आप सबको बोल रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन भेजिए, हम डिसाइड कर देंगे कि आप वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े। देखिए वेक्टर ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ लीजिएगा वेक्टर खत्म हो जाएगा। वेक्टर स्टार्ट हुआ, अब इसके बाद फिजिक्स में हर जगह काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स हर जगह है, तो हर जगह वेक्टर का क्वेश्चन आते रहता है। तो वेक्टर हम लोग फंडामेंटल, अभी देखो जैसे आज बढ़िया है ना कि इतना सारा क्वेश्चन में हम लोग ये सब तो सीखे ना कि जो हम लोग लास्ट में पढ़ के गए वो सब यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू ऐसे ही रहना है, क्वेश्चन भेजते रहना है और फिर हम लोग देखेंगे अपना क्या हम लोग पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। चलो आगे निकलते हैं। फिर एकदम एक शॉर्ट रिवीजन। हम लोग ये सीखे थे कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और उनके बीच का एंगल था थीटा, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्चुअली ए प्लस बी वेक्टर है। अगर हम लोग उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें, जिसको सिंपल तौर पे आर भी आप लिख सकते हैं, तो वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लोग किए थे और फिर इसका बहुत सारे स्पेशल केस देखे थे कि अगर इनके बीच का एंगल 90 बनता है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अगर इनका बीच का एंगल 0 डिग्री बनता है जिसमें दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है तो सिंपल a प्लस बी, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट में होता है तो सिंपल a माइनस बी। ये सब हम लोग किए थे, ठीक है। अब जरा गौर करना, लिखे क्या सर, एक एक करके लिख देते शॉर्टकट में। अगर हम लोगों का थीटा है 0 तो मेरा रिजल्टेंट था a प्लस बी, अगर थीटा था 180 तो रिजल्टेंट था a माइनस बी। ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू था, ये रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू था। और थर्ड, अगर ये थीटा था 90 डिग्री तो रिजल्टेंट था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। और एक चीज हम लोग इसमें सीखे थे डायरेक्शन के लिए, ये था हम लोग का एंगल अल्फा। फोर्थ, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r हम लोग यूज कर रहे थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। क्या सही है? यहां तक हम लोग किए थे ना लास्ट डे? ठीक। अब चलो देखो, इसी पर हम लोग आगे आज का क्लास बढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसा कि अभी जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें एक क्वेश्चन था ना जहां दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड p था, ठीक है। चलो देखो अब कुछ स्पेशल केसेस और देखो। 5, if two vectors have same magnitude, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो हम लोगों के पास वेक्टर a है और वेक्टर b है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड x है, तो जरा देखना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, आज ही हम लोग अभी तुरंत बना चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा। याद आ गया? तो क्या रिजल्टेंट आया था 2x cos थीटा बाई 2। वो बाई 2 किसमें बाई 2 है? वो केवल थीटा बाई 2 है, ओके। तो रिजल्टेंट आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं, 2x cos थीटा बाई 2। अब आगे देखना, इसी में ये a रहा, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो देखो जरा x प्लस x 2x होगा। अरे बोलो बोलो, समझा? तो दोनों वेक्टर अरे यार अभी ना एक न्यूमेरिकल बताए थे, किसका था जो इसमें हम लोग पूरा सॉल्व करके लाए थे उसको अभी। अच्छा, समझ रहे हो ना? हम इसको स्किप कर दिए यार। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा, याद आ गया? ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सर। हाँ 1 प्लस cos थीटा। अभी देख 2 मिनट पहले बताया, अभी हम लोग इसको 2 मिनट पहले किए। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर यहां से ये आया, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो x प्लस x 2x हो गया। अगर दोनों वेक्टर अपोजिट में है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, बोलो रिजल्टेंट कितना? 0 हो गया, रिजल्टेंट 0 हो गया। अब और देखना, अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का और परपेंडिकुलर है तो देखो यार अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बोलो कितना? अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको लिखते हैं रूट 2x। और भी है इसमें, और भी है इसमें, थोड़ा स्पेशल केस देखते जाओ, और भी है इसमें। b के बाद e देखो, अगर दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री भी याद रखिएगा, 60 डिग्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट। चलो बना लेते हैं, r इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर
2x cos 60 का वैल्यू बताओ कोई। 1/2 रूट 3/2 नहीं, cos 60 is 1/2, so it is under root x square plus 2 of x square और यहाँ 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, x square plus x square plus x square हुआ 3x square, और क्या इसको सॉल्व करके लिखते हैं रूट 3x। मतलब दो वेक्टर के बीच अगर 60 डिग्री एंगल बनता है, दो लाइन याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स होता है। और एक इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, ई के बाद एफ, उनके बीच का एंगल 120, देखना इसमें खेल देखना, उनके बीच का एंगल 120, देखो रिजल्टेंट r इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x cos 120, बोलो भाई बोलो, cos 120 का वैल्यू बोलो, -1/2, so it is under root x square plus 2 x square और यहाँ -1/2। थोड़ा समझना है, जगह कम है, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करेंगे, समझना। देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ -x स्क्वायर और एक प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट x स्क्वायर बचा। क्या इसको निकाल के केवल x लिख दें? मतलब ये है कि अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट एक में के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये तो बहुत बार तुमसे बोला जाएगा, सुनना ध्यान से सुनना। If two vectors have equal magnitude, then find the angle between vectors so that resultant also have same magnitude। क्या आपको पता चला क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए। If two vectors have equal magnitude, मतलब ये वाला बात, find the angle between vectors so that resultant also have same magnitude। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? एक बार साथ में रिवीजन करना, ठीक है, बैठे नहीं रहना, साथ में रिवीजन करना। अगर दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हम रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2x cos θ/2? कितना है ये? r इज इक्वल्स टू कितना है ये? 2x cos θ/2, बोल दो एक बार। हाँ वेरी गुड। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो रिजल्टेंट कितना? बोलते जाओ। 2x। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो रिजल्टेंट कितना? 0। अगर 90 डिग्री पे हुआ रिजल्टेंट कितना? √2x। और अगर 60 पे हुआ रिजल्टेंट कितना? 3x। और अगर 120 पे हुआ तो रिजल्टेंट कितना? ठीक है, नोट करो फटाफट सारा। बार पढ़ेगा, 50 क्वेश्चन बनाएगा, उसका एक अलग ग्रिप होगा, और जो अगले दिन कॉपी उठा के सीधा टाइम पे चला आएगा उसका एक अलग बात होगा। सो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेरा काम है कि जब आप यहाँ रूम से निकले, जब हम क्लास ऑफ कर रहे हो, तो उस समय आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या अभी जो बोर्ड पे बताया गया किसी को कोई डाउट है? इसका मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको डाउट होगा, हम अगले दिन बताएंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम बोले कि नहीं हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, तब ना तुम हमको कुछ बोल सकता है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बना के आइए। हर दिन का क्लास स्टार्ट हो आपके क्वेश्चन से, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। कुछ रहेगा कि हाँ पिछले दिन पढ़े थे, देखा ऐसे बता रहे हैं, इसका मतलब ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो और आगे बढ़ते हैं।
अब हम थोड़ा सा अलग सा केस लेंगे जिसमें हमारा रिजल्टेंट जो है वो हमारे ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। कोई ऐसा न्यूमेरिकल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ये वर्ड दिखा मिल जाए, if resultant vector r vector is perpendicular on vector a, any vector। देखो इसका फिगर हम दिखाते हैं आपको। पहले ये मेरा a वेक्टर और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। आप कोई सोच के बताना, हम b वेक्टर किधर बनाए, लेफ्ट में बनाए या राइट में बनाए? रिजल्टेंट का लेफ्ट में बनाए या राइट में बनाए? वेरी गुड, लेफ्ट में बनाए। लेफ्ट में जब हम बनाएंगे तब मेरे पैरेललोग्राम के डायगोनल पे ये आ आएगा, सही है ना? तो ये है मेरा b वेक्टर। अच्छा, अब अपने से सोचो, a और b के बीच का एंगल 90 से बड़ा या छोटा? बड़ा। मतलब यहां तक तो हम लोग केवल इस टॉपिक से चलेगा। अब मैथमेटिकल एनालिसिस देखिए, क्या हम लोग लास्ट यहां पे पढ़े थे ऐसे कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब देखो कि बिकॉज मेरा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है a पे, इसका मतलब ये है कि अल्फा 90 है, और अगर अल्फा 90 है तो tan 90 तो होता है नॉट डिफाइंड। क्या तुम समझा? फिर से देखो, कंडीशन कहता है कि रिजल्टेंट जो है वो a पे 90 है और a से जो एंगल बन रहा है r का वो अल्फा है, इसका मतलब अल्फा 90 है। और अगर हम यहाँ पे tan 90 पुट करेंगे तब तो ये नॉट डिफाइंड आना चाहिए ना। बोलो बोलो, सब कोई सही है? यहां तक समझे? हाँ, तो धीरे धीरे आराम से रिलेट करो, को रिलेट करो चीज को, जैसे बोल रहे हैं आप एक ऐसा स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जिसमें रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है। ये क्लियर हुआ? देख, जिसको डाउट रहे ना उत्तम तैयार रहना रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि आप ही को तो बता रहे सर, बाकी तो सब समझ गया है। अगर आपको डाउट है तो आप रिस्पॉन्स कीजिए ना, हाँ सर समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, तो बोलते हैं। तो देख, ये समझा ना कि रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर रिजल्टेंट ए के साथ परपेंडिकुलर है तो जो रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है वो 90 होगा। अल्फा 90, अल्फा अगर 90 है तो यहां देख, tan अल्फा में tan 90 पुट करेंगे तो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है ना, जानते हो tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। अब सोचना, अब यहां देखना, इसका मतलब ये है कि हम लोग लिखेंगे tan 90 इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब ये तो है नॉट डिफाइंड, तो ये तभी पॉसिबल है जब नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म 0 हो। क्या बोलता है? Yes sir. Yes sir. This is possible. This is possible if a plus b cos theta is equals to 0। इसका मतलब तुमको मिला b cos theta is equals to minus a, या फिर cos theta का वैल्यू तुमको यहां से मिल गया minus a by b। तो सर इसमें हम याद क्या करें? सुनना, 2-3 लाइन याद रखना। अभी देखो, अभी जो स्टूडेंट क्वेश्चन भेजा था उसमें भी इसका क्वेश्चन है, सुनना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें है रिजल्टेंट परपेंडिकुलर ऑन एनी वेक्टर, इसका मतलब है कि उसमें अगर आप थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो थीटा आएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a by b। कैसे आया है सामने? फिर से एक बार रिवाइज। अगर रिजल्टेंट a पे परपेंडिकुलर है तो अल्फा 90 है, और अल्फा 90 का मतलब tan अल्फा tan 90 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो, और डिनोमिनेटर को जब हम 0 से इक्वेट किए तो हमको एंगल मिल गया।
क्या आपको ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब सुनिए थोड़ा एक क्वेश्चन सुनिए जो अभी स्टूडेंट थोड़ा देर पहले पूछा था। हाँ सुनना क्वेश्चन 18 नंबर बोले ना, क्वेश्चन सुनिएगा सब कुछ सिंपल। द सिंपल सम ऑफ टू को-इनिशियल वेक्टर्स इज 16 यूनिट। 18 नंबर, दो वेक्टर का एक सिंपल सम जो है वो 18 यूनिट है। देयर वेक्टर सम इज 8 यूनिट। वेक्टर सम उसका 8 यूनिट है। ये सिंपल सम है a + b 18 और उसका वेक्टर सम कहने का मतलब रिजल्टेंट जो है वो 8 यूनिट है। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। क्या ये वर्ड सुनाई दिया? रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन स्मॉलर वेक्टर। यस सर। यही सब क्वेश्चन में लाइन होता है, पिक करना पड़ता है। हम तो वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना कि अगर रिजल्टेंट हमारे किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो देन हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, तो आगे है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज, तुमको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट 8 है और a + b इतना है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑन a, मान लो a को स्मॉलर वेक्टर मान लो। तो क्या हम लोग यहां से इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं कि cos θ = -a/b? बोलो बोलो। यस सर। सही है। और यहां से चलो क्या हम a या b को यहां से हटा सकते हैं? सपोज a को हटा दिए तो a को हटा के हम 18 - b लिख सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे -18 - b/b? बोलो बोलो। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos θ। देखते जाना, आराम से समझते जाना। r के जगह 8 √ a के जगह पे कितना 18 - b का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर +2। a के जगह पे 18 - b, फिर से एक b और cos θ आप निकाल चुके ना, -18 - b/b। क्या बोलता है, समझ में आ रहा? ये b और b कैंसिल। 8 is √18 - b का स्क्वायर प्लस b²। देखना जरा, यहां माइनस है तो -2 18 - b का स्क्वायर। 8 is √, देखो ये +18 - b का स्क्वायर, ये -2 है तो क्या यहां बचा -18 - b का स्क्वायर और प्लस b²। अब आप इसको सॉल्व करके b निकाल लीजिएगा, b को पुट कर दीजिएगा, a मिल जाएगा, दोनों वेक्टर आ गया। क्या समझा? यस सर। अब थोड़ा रुको, शांति मन से सुनो। जिस स्टूडेंट को मेरा ये लाइन इधर वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, हाउ यू कैन यूज दिस वन? क्या समझे? अगर आप इसको याद नहीं किए हैं, अगर आप इसको नहीं देखे हैं, अगर आप इसको समय पे याद नहीं किए हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सो पहला काम क्या है कि जो पढ़ा दिया गया वो तुमको आना चाहिए। तब फिर क्वेश्चन में वर्ड्स मिलता है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एनी वेक्टर, तुरंत दिमाग में आता है कि हाँ सर कहीं पढ़ाए थे कि अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो कैसे करना है। ठीक है, सब तो यहाँ का खेल है। जिसको याद आ गया वो बना रहा है, जिसको नहीं याद है वो सोच रहा है कि पता नहीं कैसे बनेगा। सो रिमेंबर दैट, जो कॉपी पे है ना वो बस ये चीज है जिससे क्वेश्चन आपका बनेगा। पहले इसको याद कर ले कोई, अब जैसे वो क्वेश्चन पढ़ेगा उसको सुनाई देगा रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एनी वेक्टर, तुरंत दिमाग में जाएगा कि हाँ ये तो पढ़े। फिर वहां से आप ये फॉर्मूला, जब तक ये लिखिएगा नहीं आप कैसे इसको लिख पाएंगे?
क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. ठीक, नोट करो इसको अच्छे से। और कोई वेक्टर माइनस ए है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? डायरेक्शन। वेरी गुड, सही सही सही, बिल्कुल। अब जरा गौर करो, कॉन्सेप्ट ऑफ subtraction between two vectors by using parallelogram law। पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्चुअली किसी दो वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन, बहुत ध्यान सुनना, एक्चुअली किसी दो वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन दो वेक्टर्स का एडिशन है, लेकिन उसमें दूसरा वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आप a को माइनस बी के साथ ऐड करते हैं, जब आप a को माइनस बी के साथ ऐड करते हैं तो आपको a माइनस बी मिलता है। क्या समझ में आया? यस सर। वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करके कोई नया टॉपिक नहीं होता। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करके कोई नया टॉपिक नहीं होता। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एक्चुअली दो वेक्टर का एडिशन ही है, बस उसमें दूसरा वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब हम a को माइनस बी के साथ ऐड करते हैं तो हमको a माइनस बी मिल जाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. फिगर देखो, Yes, sir. फिगर देखो, वेरी इंटरेस्टिंग फिगर देखो। This is vector A and this angle is theta and this is vector B. Okay, जो अभी तक आप पढ़े पहले उसको लेके चलते हैं, इसको बोल दिए थोड़ी। तो भाई A के साथ पैरेलल बना दिए, B के साथ पैरेलल बना दिए और उसका जो डायगोनल आया वो एडिशन रिजल्टेंट को दिखाया, मतलब A प्लस B को दिखाया। अब जरा देखना, अगर हम B के रिवर्स में बना दें तो क्या ये माइनस बी वेक्टर है? अब आप वही कहानी नीचे दोहरा दीजिए भाई, माइनस बी के पैरेलल ए के पैरेलल और ये रहा डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है वो ए का एडिशन माइनस बी के साथ दिखाएगा, तो ओवरऑल तो तुमको ए माइनस बी मिल जाएगा। क्या बोलता है? And this is called subtraction. This is called subtraction between vectors. तो बताना a और माइनस b के बीच का ये एंगल, a और माइनस b के बीच का ये एंगल, क्या ये पाई माइनस थीटा है? यस सर। सही है? चलो भाई, अब छोटा सा काम है उसको देखिए। For addition resultant, मतलब आप जिस रिजल्टेंट का बात कर रहे हैं, वो a प्लस बी है और ये हम लोग कर रखे हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर हमको सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट चाहिए, फॉर सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट, अगर हमको सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एकदम पैरेललोग्राम लॉ ही लगेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos a और माइनस b के बीच का एंगल, a और माइनस b के बीच का एंगल हाउ मच इट इज? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। अब कोई हमको बताएगा कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? Minus cos theta. माइनस cos थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू हो गया a माइनस बी का वैल्यू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस के साथ माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा में से माइनस आगे कर दो और याद रख लो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब फाइनल आंसर सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और एडिशन रिजल्टेंट में होता है प्लस 2ab cos थीटा। क्या समझा? यस सर यस सर यस सर। अब देखो ये फिगर समझ में आया सबको? Yes, sir. हम इसमें एक दो और नया फिगर जोड़ रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो सब है ना नया नया चीज है, उसको सीखना होता है आपको। सुनिए समझिएगा, अगर हम a को इधर बढ़ा दें तो क्या ये माइनस a हो गया? यस सर। अब आप थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अब आप माइनस a और b को लीजिए, अब आप माइनस a और b को लीजिए, ठीक से बना लेना तुम लोग। क्या ये बनेगा इसका डायगोनल? अब बता, ये b माइनस a बताएगा, ये बताएगा b वेक्टर प्लस माइनस a वेक्टर, मतलब ये बताएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अरे नहीं समझे? b और माइनस a मिलके b माइनस a नहीं होगा? यस सर यस सर। फिर आप इसको यहां से यहां देखो, दिख रहा है? इधर इधर दिख रहा है सबको? यस सर। यहां सबको दिख रहा है? तैयार है ना? माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर लिया है, ये डायगोनल, ये माइनस ए और माइनस बी वेक्टर है, मतलब माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी वेक्टर का उल्टा है। यस सर। देखिए a प्लस बी है तो ये उसका उल्टा है। नहीं समझा? फिर से देखो, क्या क्या ये a प्लस बी है? तो देखो ये माइनस a प्लस बी है, अपोजिट। इधर देख, इसको देख, ये देख a प्लस a माइनस बी है तो ये इसका अपोजिट है b माइनस a। वेक्टर में तो यही सीखे थे ना कि अगर ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है। गलत बोलती, गलत बोलती, गलत बोलती। ये a प्लस बी है तो ये माइनस ऑफ a प्लस बी है। यस सर यस। मेरा ये जिसका फिंगर हिल रहा है वो a प्लस बी है, तो ये जो दूसरा भी हिल रहा है ये माइनस ऑफ a प्लस बी है। समझा क्या? यस सर। अगला सुनो, अगर ये a माइनस बी है, अगर ये a माइनस बी है, फिर से सुनो, a माइनस बी है तो ये b माइनस a है क्या? Yes, sir. यस सर। सी दैट कंप्लीटली। नोट कर उसको फटाफट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन two vectors so that their addition resultant magnitude and subtraction resultant magnitude becomes equal। क्वेश्चन जैसे जैसे बोले बस काम करो, क्वेश्चन जैसे जैसे बोले बस काम करो। क्वेश्चन कहता है कि रिजल्टेंट जो एडिशन का है और जो रिजल्टेंट सब्सट्रैक्शन का है दोनों बराबर हो, बस यही तो है। तो एडिशन रिजल्टेंट होता है रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही तो हम लोग सीखे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हम लोग के पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, उधर का माइनस इधर आ गया, क्या 4ab cos थीटा लिख दें इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये 4ab चला गया उधर, खत्म। तो cos थीटा 0 किस एंगल पे होता है? 90। तो इसका मतलब वेक्टर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। हम एक फिगर भी आपको दिखा देते हैं, आपको हम वेरीफाई कर देते हैं फिगर से। आप देखिए, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये है हम लोगों का a प्लस बी, और ये है हम लोगों का माइनस बी वेक्टर, और फिर यहां एक पैरेललोग्राम बनाओ, और ये है हम लोगों का a माइनस बी। क्या तुमको लगता है ना कि दोनों का लेंथ सेम है? Yes sir. तो अगर a और b के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, अगर a और b के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो याद रखना कि रिजल्टेंट जो एडिशन का आएगा और जो रिजल्टेंट सब्सट्रैक्शन आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या समझ रहे हैं? आज हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसका भी आंसर आ चुका है, जरा देखना। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस b इफ a परपेंडिकुलर ऑन b, देन एंगल बिटवीन, तुम ही देख के बता देना, a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल सोचो तो अपने से 90 है ना, ये 45 ये, तो ये 90 डिग्री, तो a प्लस b और a माइनस b के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। समझे क्या? Yes sir. तो ये भी आज एक क्वेश्चन था, वो क्या नाम है जी? नाम भूल जाते हैं, मानक। हाँ मानक वही बोल, ठीक है ना। तो उसका एक और क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर आ गया। देखिए, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो a और b के बीच का भी एंगल 90 होगा, और a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल भी 90 होगा। ठीक है, Yes sir. चलो नोट करो फटाफट। उसको याद रखिएगा, बस हम लिख दिए हैं a और b का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तब वो एंगल 90 होगा। आगे देखो थोड़ा, तो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हम लोग Yes sir. वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो गया, हम लोगों का एडिशन हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हम लोग समझ गए, हम लोग ट्रायंगल लॉ भी पढ़ चुके हैं ना लास्ट डे। Yes sir. Yes sir. ट्रायंगल लॉ भी कर लिए। तो आज एक और छोटा सा लॉ है वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का ही, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको कर लेते हैं, फिर अगले दिन से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने का पॉलीगॉन लॉ। आराम से एकदम है ना, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए, कोई बड़ा बात है ही नहीं। बस खाली एक काम करना, अगले क्लास में जब बैठो पीछे वाला आना चाहिए। पीछे एक क्लास हुआ है, 2 क्लास हुआ, 5 क्लास हो गया, बस तुम एक थ्योरी बना रखना अपने में कि जब हम अगला क्लास बैठने जाए हमको पीछे वाला आना चाहिए।
बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से देखो। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, मान लो तुम्हारे पास एक पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में बहुत सारा साइड्स है, हर साइड्स को मेरे पास वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ऑर्डर में, हर साइड्स को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ऑर्डर में, लाइक दैट, लाइक दैट। अगर हेड और टेल एक साथ मिलता है तो सेम ऑर्डर, अगर हेड के साथ हेड मिलता है या टेल के साथ टेल मिलता है तो अपोजिट ऑर्डर, याद आया? बोलो बोलो, सही है? तो अब देख भाई, यहाँ हेड और टेल है तो सेम ऑर्डर है कि अपोजिट? सेम ऑर्डर है, यहाँ भी, सेम ऑर्डर, यहाँ भी, ठीक है ना? तो अब देख, जो हमारे पॉलीगॉन का जो लास्ट क्लोजिंग साइड होता है, अगर वो अपोजिट ऑर्डर में आप लेंगे तो वो इन सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जो इसका क्लोजिंग साइड होता है, अगर वो आप अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो वो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। यही है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ तुमको ये बताता है, हाँ बता रहे, लिख रहे देखो ना, लिख रहे। If number of vectors are represented number of sides of any open polygon taken in same order, open polygon taken in same order, then last closing side, इसका बात करें, last closing side of that polygon will represent their vector resultant taken in opposite order। क्या इस पूरे स्टेटमेंट को आप उस फिगर को उतार पा रहे हैं? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इस फिगर में समझ में आ रहा है क्या हुआ? अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी ओपन पॉलीगॉन वो होता है जिसका एक साइड नहीं बंद हुआ, बंद नहीं है अभी, ये बंद नहीं है। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी ओपन पॉलीगॉन के साइड्स को रिप्रेजेंट करता है टेकन इन सेम ऑर्डर, सब सेम ऑर्डर, तो जो ओपन पॉलीगॉन का लास्ट क्लोजिंग साइड आप लगाइएगा, बंद कीजिएगा, वो साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका ऑर्डर होना चाहिए अपोजिट। इज दिस क्लियर? अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं आपके सामने, हम इसको ट्रायंगल लॉ से प्रूफ कर देते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट को O कह दिए, इसको A कह दिए, इसको B कह दिए, ये C है, ये D है। गौर करना, यहाँ O से लाइन हम A B तक खींचे, फिगर देख देख के हमको बताते जाना। इन ट्रायंगल OAB यूजिंग ट्रायंगल लॉ क्या हम लिख सकते हैं? OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। देख के बोलो हाँ या ना। यस सर। तो क्या हम लोग OB वेक्टर को लिख सकते हैं A प्लस B? अब क्या करो, ये आ गया, देखो तुम लोग अभी लिखा है लास्ट में A प्लस B लिखा है इसको। अब क्या करो, इससे है ना C को मिलाओ। अब तुम कौन सा ट्रायंगल लेगा? इन ट्रायंगल OBC यूज ट्रायंगल लॉ। देखना बार से,
क्या हम लोग OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिख सकते हैं? देख के बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, सर। तो क्या हम लोग OB वेक्टर को लिख सकते हैं A प्लस B, जो तुम पहले यहाँ निकाल के रखा है, उसके साथ एक C वेक्टर? यस सर। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का A प्लस B प्लस C। अब फिर से लास्ट काम सर बोलो। सर इसमें तो BC ना सर रिजल्टेड होना चाहिए सर। कौन? इसमें तो BC रिजल्टेड होना चाहिए सर। दोनों हेड टकरा BC रिजल्टेंट होगा यार, ये दोनों सेम ऑर्डर में है ना, इसका हेड है इसका टेल है, यहाँ ना ये ना अपोजिट ऑर्डर है। सर। हाँ सर। कुछ भी बोल देता। इन ट्रायंगल OCD यूज ट्रायंगल लॉ। बता OCD में रिजल्टेंट कौन? OD रिजल्टेंट। और वो किस किस के सम के बराबर? A plus B plus C plus D। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो OC में हम लोग लिख लेंगे A प्लस B प्लस C, और लास्ट में CD के लिए आ जाएगा D वेक्टर। क्या पता चला कि रिजल्टेंट हाउ इट विल बी इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D? यस सर। यस सर। यस सर। सो कभी भी अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन है तो उसका जो लास्ट क्लोजिंग साइड है अपोजिट ऑर्डर में, वो इन सभी के वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आई होप सो क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है? ठीक है, एक लाइन याद रखना कि जो पॉलीगॉन लॉ है दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या सही है ना? यस सर। आप कोई भी पॉलीगॉन बनाइएगा, अभी आप देख लीजिए ना, हम आपको दिखा देते हैं। आप कोई भी पॉलीगॉन बनाए, हम एक रफ वर्क कर रहे हैं, आप इसको चाहो तो नोट करना, नहीं करना कोई इशू नहीं। हम एक पॉलीगॉन बना लें, इट इज नथिंग एल्स बट सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, देखो जैसे यहां से यहां खींच दिए एक ट्रायंगल, सही है, यहां से यहां खींच दिए एक दूसरा ट्रायंगल, इसको मिला दिए एक तीसरा ट्रायंगल, लाइक दैट। पॉलीगॉन इज नथिंग एल्स बट सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स। So, by using that triangle law, हम लोग है ना सारे पॉलीगॉन लॉ को प्रूव करते हैं। 1 2 3। Is this clear? सर। हाँ बोलो। सर अगर जो हम BC जो है, जो आप बनाए पॉलीगॉन में, अगर उसका हम डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, उसको तो घुमा दे इधर, तो उसका क्या दो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा सर? कभी नहीं, कभी नहीं। तुम ये बोल रहे हो, हम बता देते हैं। तुम बोल रहे सर इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, और इन दोनों को इधर कर दीजिए, यही बोल रहे हैं ना? सर वो वाला साइड को उधर करना। सर BC को इधर करना को। अरे भाई नाम बोलेगा, तुम बोला CD तो हम CD कर दिया, BC बोल रहा है। अगर हम BC बोले। अच्छा सॉरी भाई, हम ही कर देते। ठीक है, हाँ चल यहाँ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये इधर रहेगा, ये किधर रहेगा, ऊपर के नीचे? बोलो हेड। सर ऊपर। ऊपर। इसको फिर सर उसको उसके हेड के साथ सर इधर नीचे। इसको उसको सर जिधर था इधर नीचे की तरफ। इसको सर वो हेड की तरफ उससे मैच कर ऐसा। यस सर। देख इसको बना ले ऐसे, और इसको कर दे ऐसे। अब बता क्या ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा A प्लस बी? यस सर। ठीक है, और A प्लस बी और इसको मिला लेंगे, इसको इधर मिला लेंगे, तो देखो यहाँ ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये एक R है। यस सर। ठीक है, इसमें देखो हम एक एक जगह बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में है? अरे बोलो यार, A है, B है, ये C है, ये D है। अब बोलो ये दोनों सेम ऑर्डर में है? यस सर। मान लो इसको हम एक नाम दे देते हैं, अब यहाँ तो जगह नहीं है E,
तो क्या D प्लस E इक्वल टू C लिखें? यस सर। D प्लस E इक्वल टू C, तो C हो गया ना D प्लस E, यही ना हुआ? यस सर। ठीक है, तो मेरा E कितना आया? मेरा E आ गया C वेक्टर माइनस D वेक्टर। देखते जाओ, ऊपर वाले का काम खत्म, ये नीचे वाले का काम खत्म। आ गया A प्लस B और E आ गया C माइनस D। अब बोल यहाँ क्या, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा? यस सर। तो क्या ऐसे लिखते हैं, वेक्टर R प्लस वेक्टर E इज इक्वल्स टू A प्लस B, समझा क्या? यस सर। और E के जगह इसका वैल्यू लिख दो, तो वेक्टर R प्लस C माइनस D इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो तुम्हारा R आएगा इस बार A प्लस B माइनस C और प्लस D, क्या समझा? यस सर। तो भाई सब बनता है, बस खाली बेसिक पे ध्यान रख, सब बन जाता है, ठीक है।